हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा 8 साइंस का जो छठवां चैप्टर है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले 5 अध्याय हो चुके थे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा छठवां जो अध्याय है वो है दहन और ज्वाला। तो इस चैप्टर में हम दहन के बारे में जानेंगे और ज्वाला के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। हम घर वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने प्रयुक्त घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? तो कुछ लोग मिट्टी का तेल और वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो ये सभी ईंधन के अंतर्गत आते हैं। व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियों को चलाने के लिए कौन से ईंधन का उपयोग हम करते हैं? सभी जानते हैं। आपको आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको सीएनजी बोलते हैं। तो ये सभी जो है ईंधन के अंतर्गत आते हैं। पहले जो है गोबर का उपयोग होता था जलाने के लिए, उससे ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, और लकड़ी का भी उपयोग अभी भी होता है, कोयले का उपयोग भी होता है, कास्ट कोयले का उपयोग होता है, और पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों का उपयोग हम यातायात में करते हैं। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। तो मोमबत्ती कैसे जलती है? ज्वाला के साथ। क्या कोयला को ज्वाला के साथ देखा है? नहीं, कोयला जो है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। अब हम देखते हैं कि दहन क्या है। इसके बारे में हम जानेंगे कि दहन होता क्या है। कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार जो है मैग्नीशियम का दहन होता है। तो दहन जो होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है? वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार हम इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को सणासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो कास्ट कोयले को अगर वायु में हम जलाते हैं तो वो क्या क्या उत्पाद होते हैं? जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऊष्मा देता है और फिर प्रकाश देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कास्ट कोयले को जला रहे हैं तो उसके लिए हमें वायु की आवश्यकता होगी, और वायु में होता क्या है? ऑक्सीजन। तो मेनली ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दहन के लिए, किसी चीज़ को जलाने के लिए। यहाँ फिगर में देख रहे हैं मैग्नीशियम का दहन दिखाया गया है कि प्रकाश के साथ ये जल रहा है। इससे ऊष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अब दहन क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लीजिए कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है तो क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। तो पदार्थ क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं।
तो और जिस पदार्थ का दहन होता है उसको हम दाह्य पदार्थ भी बोलते हैं। तो जिस पदार्थ का दहन होता है उसको क्या बोलते हैं? दाह्य। और ऑक्सीजन से अपक्रिया करके वो पदार्थ उष्मा देता है तो उसको हम कहते हैं दहन। इसको आप नोट कर लीजिए। इसे ईंधन भी कहते हैं। तो जो दाह्य पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि वो जलने के बाद क्या दिया? उष्मा देता है। तो उसी का उपयोग हम करते हैं। ईंधन ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कभी 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 दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो बहुत सारे ईंधन ऐसे हैं जो दहन के समय जो है ज्वाला के रूप में जलते हैं या एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। ऊपर दी गई अपक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है। तो हमने मैग्नीशियम को जलाया था और कास्ट कोयला को वायु की उपस्थिति में जलाया था। तो जिसका दहन होता है उसको क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ या ईंधन भी इसको बोलते हैं। हमने बताया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, क्योंकि हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। इसलिए हमारे शरीर के लिए भोजन एक ईंधन है। ठीक ही तो है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या होता है? अपघटित होता है। भोजन का विखंडन होता है। कहाँ होता है? हमारे शरीर की कोशिका में होता है। वहाँ पर जब भोजन पहुँचता है तो ऑक्सीजन से अपक्रिया करके उसको विखंडित कर देता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये हम सभी कक्षा 7 में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर कई सारे पदार्थ दिए हैं। तो कौन सा दाह्य है, कौन सा आधार, कौन और कौन नहीं जलता है। तो यहाँ पर पहला है लकड़ी। तो लकड़ी क्या है? दाह्य है, अदाह्य नहीं है। कागज दाह्य है, लोहे की कील अदाह्य है। सॉरी, लकड़ी की कील अदाह्य है। और फिर मिट्टी का तेल, ये भी दाह्य है। पत्थर का टुकड़ा अदाह्य है। स्ट्रॉ, जो पुआल पुआल होता है, तो ये भी तुरंत जल जाता है। कास्ट कोयला, ये भी जलता है। माचिस की तीलियाँ, ये भी जलती हैं। तो ये दाह्य पदार्थ हैं। कांच, ये नहीं जलता, ये अदाह्य है। तो दाह्य पदार्थ वही है जिसको जलाने पर ऊष्मा देती है। अगर पदार्थ जलता है तो उसको दाह्य कहेंगे, अगर नहीं जलता है तो अदाह्य हो गया। तो यहाँ पर एक दूसरी क्रियाकलाप की गई है। अब इस क्रियाकलाप में हम चित्र से देखकर बता देते हैं कि हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर चिमनी लगा हुआ है और उसके ऊपर रखा गया ताकि यहाँ से वायु जो है अंदर जा सके, और ऊपर से भी खुला होता है। तो पहले स्थिति में यह होता है कि ये मोमबत्ती, जिस प्रकार मोमबत्ती शुरुआत में आपने जलाया है उसी प्रकार वो जलती रहती है जब तक नीचे से वायु और ऊपर से वायु आती रहती है। मतलब कहने का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलता रहता है। लेकिन अगर हम इस चिमनी को हटा दें, इसको हटा दें, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अगर इसको हटा दें, दूसरे वाले फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर नहीं लगा हुआ है चिमनी, तो उस स्थिति में आप देखेंगे तो जो ज्वाला के साथ मोमबत्ती जल रही थी वो थोड़ी वाइब्रेशन के साथ जल रही है। मतलब ज्वाला जो है इधर उधर होने लगी, क्योंकि उसमें क्या हुआ? वायु का आना बंद हो गया, नीचे से वायु का आना बंद हो गया और ऊपर से वायु थोड़ा बहुत ऊपर से आ सकता है। तो इस वजह से ये बुझने की स्थिति में होने लगा। लेकिन अगर हम तीसरे स्थिति की बात करें कि अगर हम नीचे से चिमनी हटा लें और ऊपर किसी लकड़ी के टुकड़े से या कागज़ के गत्ते से उसको ढक देते हैं ऊपर से पूरी तरह, तो आप देखेंगे कि मोमबत्ती जो जल रही थी वो बुझ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वायु है वो बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो
ज्वाला है मोमबत्ती की, वो किसकी वजह से जल रही थी? वो वायु की वजह से जल रही थी, अर्थात उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से वो जल रही थी। तो यही इसमें दिखाया गया है। तो हम क्या पाते हैं कि दहन के लिए वायु क्या है? आवश्यक है। तो किसी भी वस्तु को जलाने के लिए हमें वायु आवश्यक होता है। अवस्थाएं में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, बिना रुके जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी से नीचे वायु प्रवेश नहीं करती तो ज्वाला कंपन होता है ज्वाला में और धुआं उत्पन्न होता है। और सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये तीन स्थितियों में हमने बता दिया। हमने पढ़ा हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। तो क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? तो यह भी एक प्रकार का क्या है? दहन है। सूर्य ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न करते हैं, मतलब सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है और वो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का दहन हो सकता है। एक लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट अथवा तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार में ढक दीजिए। देखिए क्या होता है, कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। तो जब जार को पूरी तरह से ढक देते हैं तो उसमें वायु प्रवेश नहीं कर पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो कोयला बुझ जाता है। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब कंबल से ढकते हैं तो उस आग को जो है जलने के लिए वायु प्राप्त नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बुझ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को जो है कपड़े पर आग पकड़ लेती है तो हमें क्या सबसे पहले करना चाहिए? उसके ऊपर कंबल ढक देना चाहिए, जिससे क्या होता है धीरे धीरे आग बुझ जाती है जब वायु उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। आपको कागज के टुकड़ों को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलते ही माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी जिसकी तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज या मिट्टी के तेल का उपयोग करना पड़ता है। तो जब लकड़ी के ऊपर आप मिट्टी तेल गिराते हैं तब लकड़ी को जलाते हैं तो बहुत तेजी से जलता है, क्योंकि मिट्टी का तेल तेजी से आग पकड़ता है। क्या आप जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती हैं। घास से आग पेड़ों में फैलती हैं। तो घास घास क्या होती है? सूखी होती है, बहुत हल्की होती है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से उसका जो ज्वलन ताप होता है घास का, वो बहुत कम होता है और ज़्यादा गर्मी पड़ने से वो आग पकड़ लेती हैं और आग पेड़ों से फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। तो इस प्रकार आग का बुझाना बहुत कठिन हो जाता है। तो जंगल में इसी प्रकार आग लगते हैं, या तो पत्तों के रगड़ से भी जो है आग उत्पन्न होता है और उसकी वजह से भी जो है जंगल में आग लगती है। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? बिल्कुल। कोई भी ईंधन हो या पदार्थ हो, वो अलग अलग ताप पर जो है आग पकड़ते हैं। तो ये नोट कर लीजिए कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। तो कोई भी वस्तु है, आप जब जलाते हो उस वस्तु को, तो जिस ताप पर वह वस्तु जलने लगती है उस ताप को उस वस्तु का क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। तो सभी वस्तुओं का ज्वलन ताप जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप कागज को जलाएंगे तो उसका ज्वलन ताप अलग होगा,
लकड़ी को जलाएंगे तो अलग होगा, पेट्रोल का अलग होगा, डीजल का अलग होगा। तो सभी जो ईंधन है या जलदाय जो पदार्थ होते हैं, उन सभी को जलाने पर आप देखेंगे कुछ ईंधन ऐसे होंगे कि बहुत जल्दी जल जाते हैं और कुछ ईंधन है थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो यही जो ताप होता है, जिस ताप पर ये जलते हैं वही उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं उसे। इसको आप नोट कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए आप इसको। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिब्बी में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? तो इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। इसको आप नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। माचिस का इतिहास काफ़ी पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। तो किसकी लकड़ी होती थी? चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े जो होते थे, उसके एक सिरे पर गंधक लगा होता था, तो वही जो है माचिस की तरह कार्य करता था। बहुत पुराने समय की बात है। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। जो अभी आधुनिक माचिस जो हम जलाते हैं, तो उसका विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें क्या क्या लगा होता है, जो माचिस की तीली होती है उसके सिरे पर क्या क्या लगा होता है, उसको यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। ये बहुत कम आपको ये देखने को मिलता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज है, इसको आप नोट कर लीजिए। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड क्या है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है। क्या क्या होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है और कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। तो माचिस की तीली के सिरे पर जो लगा होता है, तो इन्हीं सब चीज़ों का मिश्रण होता है। अब जलता कैसे है? जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की उष्मा के कारण जो श्वेत फास्फोरस होता है वो प्रज्वलित होता है। तो यही जो श्वेत फास्फोरस होता है वो बहुत तेजी से जलता है वायु में। तो जब घर्षण करते हैं तो यही श्वेत फास्फोरस जो है जलने लगता है उष्मा के कारण। रगड़ से क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होती है और उष्मा की वजह से श्वेत फास्फोरस जलने लगता है। तो ये सब नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो अगर श्वेत फास्फोरस जल रहा है तो उसकी वजह से माचिस की तीली भी जलने लगती है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ है। वो खतरनाक होता है दोनों के लिए, जो जला रहे हैं और उद्योगों में जो माचिस बनाने वाले होते हैं उनके लिए भी। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। तो आजकल यही केवल लगा रहता है, श्वेत फास्फोरस इसमें नहीं लगा रहता है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। रगड़ने वाली सतह पर क्या लगा होता है? चूर्णित कांच होता है, कांच का चूर्ण होता है और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं इस पर, जो कम खतरनाक होता है। तो लाल फास्फोरस जो होता है वो श्वेत फास्फोरस से कम खतरनाक होता है। इसी वजह से लाल फास्फोरस को और चूर्णित कांच को लगाते हैं। जो रगड़ने वाली सतह होती है माचिस पर, वो किसकी क्या क्या होता है उसमें? चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? जब खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो जो उसमें लाल फास्फोरस होता है वह श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राई
सल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो समझे कि लाल फास्फोरस क्या होता है, पहले श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित होता है, और ये श्वेत फास्फोरस क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट को से अपक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करता है, और यह ऊष्मा क्या करता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को दहन प्रारंभ कर देता है। दहन हो जाता है इसका, और माचिस की तीली जलने लगती है। तो आपने देखा किस प्रकार माचिस की तीली उपयोग में लाई जाती है, क्या क्या उसमें मिक्सचर होता है जो उसके सिरे पर लगा होता है, और कैसे रगड़ के साथ वो जलता है, दहन होता है। ये सब हम जान चुके, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसको आप एक एक करके नोट कर लीजिएगा। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक ना पहुंच जाए। तो कोई भी दाह्य पदार्थ हो तो उसमें आग तब तक नहीं पकड़ेगा जब तक उसका जो ज्वलन ताप होता है उस पर वो ना पहुंच जाए। अगर ज्वलन ताप से कम रहता है तब वो नहीं पकड़ेगा आग उसमें। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है? बिल्कुल। आपने जब दाल छौंकते हुए देखा होगा कि जब खूब तेजी से हम गैस का जो बर्नर होता है उससे जो ज्वाला निकलती है उसको जब तेज कर देते हैं, और जो कलछल होता है जिसमें हम छौंकते हैं, तो ज्वाला तेज होने की वजह से उसमें जो तेल होता है कलछल में वो तेजी से पकड़ने लगता है और आग ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं। तो कमरे का जो ताप होता है वो ना तो मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप है और ना ही लकड़ी का ज्वलन ताप है। अगर लकड़ी का ज्वलन ताप होता तो लकड़ी आग पकड़ने लगती, जो कमरे का तापमान है। परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है, क्योंकि वो ज्वलन ताप पर पहुंच जाता है, इस वजह से वो जलने लगता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? बिल्कुल। मिट्टी का तेल जल्दी पकड़ता है, लेकिन मिट्टी का तेल जल्दी पकड़ेगा लेकिन लकड़ी जल्दी उसमें आग नहीं लगती है। तो इसलिए मिट्टी के तेल का जो ज्वलन ताप है वो कम होता है। क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? बिल्कुल। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। तो जब तक ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा तो वस्तु में आग नहीं लगेगी। इसमें कागज के 2 कप लिए गए हैं। एक कप में 50 ml डाला गया है और अलग अलग मोमबत्तियां द्वारा गर्म किया जा रहा है। तो आप क्या देखते हैं? आप देख रहे हैं इसमें पहले वाले में पी है। कीप आता है, आप प्लास्टिक की कीप देखे होंगे। प्लास्टिक की कीप ऐसे होती है और ये कागज की बनाई हुई कीप है। इसमें जल डाला गया है और मोमबत्ती से इसको गर्म किया जा रहा है, और दूसरे वाले में बिना कुछ डाले इसको गर्म किया जा रहा है। कागज के खाली कप का क्या होता है? जलयुक्त कागज के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। अब ये कैसे होता है अभी आगे आप देखेंगे। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। होता क्या है कि जब हम कागज के कप को ऊष्मा देते हैं तो वो ऊष्मा कागज के थ्रू जो है जल में चली जाती है चालन द्वारा। तो चालन विधि आप देखेंगे तो चालन के द्वारा क्या होती है, ऊष्मा कागज से चली जाती है जल में, और कागज का जो ज्वलन ताप होता है वो नहीं पहुंच पाता वहां तक, इसीलिए कागज नहीं जलता है, लेकिन जल जो है उसको ऊष्मा मिलती रहती है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं।
तो कागज को जिस ताप पर जलना चाहिए वो ताप उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि वो ताप जो है किस में चला जाता है, चालन के द्वारा जल में चला जाता है। इसी वजह से उस कागज का जो ज्वलन ताप है वहां तक नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से कागज नहीं जलता है, लेकिन पानी जो है वो गर्म होता रहता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। तो जो काफी तेजी से जलने लगते हैं और बहुत ही कम ज्वलन ताप पर ही पकड़ लेते हैं, सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी, तो कहने का मतलब इनका जो ज्वलन ताप होता है बहुत कम होता है। जैसे अगर हम पेट्रोल की बात करें, तो अगर आप पेट्रोल खुले में छोड़ देंगे तुरंत वो जल के उड़ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है, क्योंकि इनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जैसे ही आप रखेंगे तुरंत ये जल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण में आप देखिए, पेट्रोल है, अल्कोहल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी बोलते हैं। तो ये तीनों जो है काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो इसको उदाहरण के रूप में इसको नोट कर लीजिए, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी। तो क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? तो सोचिए, जो कुछ हो आप कमेंट में करिए। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? आपने घरों, दुकानों, कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण आप नोटबुक में लिखिए या अनुभव आपकी कक्षा के साथियों को से बांट सकते हैं। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करिए। यदि जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अग्निशमन यंत्र द्वारा घर में आग लगा हुआ है, उसको बुझाया जा रहा है। मैन है उसको बुझा रहा है। क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है, वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से क्या होता है, कम हो जाता है। जब भी हम किसी जलते हुए पदार्थ पर जल डालते हैं तो वो बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि उसका जो ज्वलन ताप होता है उस पदार्थ का वो कम हो जाता है, इसी वजह से वो बुझ जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है। तो जलवाष्प क्या करता है, ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग क्या होती है, बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? बिल्कुल। पहला चीज, आपको ईंधन की आवश्यकता होगी। फिर आपको वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु, वायु में ऑक्सीजन होता है तो उसके लिए हमें वायु की आवश्यकता होगी। और उष्मा, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। तो ईंधन को जलाने के लिए हम क्या, उसको उष्मा देते हैं और वायु की उपस्थिति में देते हैं, तभी दहन हो सकता है। तो इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है हमें। तो किसी भी वस्तु, किसी भी ईंधन को जलाने के लिए या उसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जिसको जलाना है वो ईंधन, और फिर वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, और उष्मा, जिससे ईंधन को ताप दिया जा सके और उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाने के लिए। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आप आग को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर हम आग पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, अगर कोई वस्तु जल रहा हो या कोई ईंधन जल रहा हो, उसको आपको बुझाना है, तो सबसे पहले आप इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ अगर आप हटा देंगे तो वो नियंत्रित हो जाएगी, नियंत्रण में आ जाएगी। जैसे वायु की आपूर्ति अगर बंद हो जाती है तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। जैसे कि व्यक्ति की कपड़े पर आग पकड़ लेता है और पकड़ते पकड़ते उसके शरीर पर पूरा आग फैल जाता है, तो हम क्या करते हैं, कंबल उसके ऊपर बिछा देते हैं, कंबल से उसका शरीर लपेट देते हैं। तो क्या होता है, वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आग बंद हो जाता है, आग जलना बंद हो जाता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना।
या दोनों होते हैं। या तो हम जल डाल सकते हैं, जल डालने से ईंधन का ताप कम हो जाएगा, मतलब जलन ताप से कम हो जाएगी तो बुझ जाएगी। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन है। तो संपूर्ण भवन को ईंधन मानकर हम उसको हम बुझाएंगे, क्योंकि अगर भवन जल रहा है तो हम भवन को तो हटा नहीं सकते। तो हमें उस पूरे भवन पर हम जल को उससे फायर ब्रिगेड के द्वारा हम जल उस पर डालेंगे, उस पूरे भवन पर, और उसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। जल जो है सबसे अधिक प्रचलित अग्नि शामक है। तो ज़्यादातर जल का उपयोग होता है आग को बुझाने के लिए, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी लकड़ी में आग लगी हो या कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो, तभी हमें जल का उपयोग करना है अग्निशामक के रूप में। इस प्रकार की को हम बुझा सकते हैं जल। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है, मतलब उसको करंट भी लग सकता है। तो इसी वजह से जब विद्युत उपकरण में आग लगता है तो कभी भी हमें उसमें जो है जल का उपयोग नहीं करना चाहिए बुझाने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो जल उस पर डालेगा तो चालन से क्या होगा कि विद्युत प्रवाहित होकर उसके शरीर में चली जाएगी और उसे करंट लग जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी वजह से विद्युत के उपकरणों में आग लगती है तो हमें जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु जल का उपयोग उचित नहीं होता है। क्या आपको याद है कि जल क्या होता है? तेल से भारी होता है। जल क्या होता है? तेल से भारी होता है। अगर आप मिट्टी या डीजल के तेल में आप जल को गिराएंगे तो यह तेल जो होता है तेल के नीचे चला जाता है। मतलब जो जल होता है, जब आप पेट्रोल जल रही होती है, आग लगी हो पेट्रोल में, अगर आप उसको बुझाएंगे और तेल फेंकेंगे, सॉरी जल फेंकेंगे उसमें, तो क्या होगा? जल का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है तेल से। तो वो क्या होता है? नीचे चली जाती है तेल के, और तेल ऊपर जलता रहता है। तो घनत्व जो है तेल का कम होता है, इसलिए वो ऊपर रहती है और जल नीचे चली जाती है। और तेल ऊपर होने की वजह से वो जलती रहती है। तो इसलिए हम जल से हम नहीं बुझा सकते पेट्रोल को। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो सबसे अच्छा हमारा जो अग्निशामक होता है इसके लिए वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से हम इसको बुझा सकते हैं। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। CO2 का क्या काम होता है? ये एक कंबल की तरह उस पदार्थ को लपेट देती है जिसमें आग लगी होती है। ये ऑक्सीजन से भारी भी होता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है? संपर्क टूट जाता है और अतः आग पर इस प्रकार नियंत्रण हम पा सकते हैं। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि भी नहीं पहुंचाता है। तो इसी वजह से CO2 जो है एक अग्निशामक यंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पूछा जाए कि अग्निशामक यंत्र के लिए अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। तो जो सिलेंडरों में अग्निशामक सिलेंडर होते हैं, बुझाने के लिए सिलेंडर लगे होते हैं बिल्डिंगों में, तो उसमें क्या होता है? CO2 होता है। इसमें उच्च दाब पर द्रव के रूप में भरा होता है। LPG किस रूप में सिलेंडर में रखी होती है? तो सिलेंडर से
छोड़े जाने वाले CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग के चारों ओर घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है, मतलब उसके ज्वलन ताप को नीचे कर देती है CO2, और वो बुझ जाती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। तो CO2 जो है एक प्रकार का अति उत्तम अग्निशामक है, इसको आप याद रखिए। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, NaSCO3 बोलते हैं, और पोटेशियम कार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक पाउडर का अगर आप भारी मात्रा में छिड़काव करेंगे तब भी जो है आग बुझ जाएगी। आग के निकट इस पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये जब ये आग के निकट आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, आग के निकट रखने पर ये पदार्थ बहुत मात्रा में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं और ये आग को क्या करती हैं, बुझा देती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि CO2 जो है एक प्रकार का हमारा अति उत्तम जो है अग्निशामक है। आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दहन के प्रकार। एक जलते हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए तो क्या होगा, जल जाएगा। गैस स्टोव की घुंडी जो नॉब होती है उसको घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। अब क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा उष्मा भी देता है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है, तीव्र दहन। तो गैस सिलेंडर के द्वारा जब गैस स्टोव को जलाते हैं तो वो तीव्र दहन बोला जाता है, बहुत तेजी से जलने लगता है जब उसके नॉब घुंडी को घुमा देते हैं। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। तो फास्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ है, ये कमरे के ताप पर ही वायु की उपस्थिति में जल उठता है। तो इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है तो इसको स्वतः दहन कहते हैं। तो इसे हमें जलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये कमरे के ताप पर वायु की उपस्थिति में जलने लगते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्वतः दहन। तीव्र दहन और स्वतः दहन आप जान गए। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होता है, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्यों की लापरवाही से भी होता है। तो ये सब स्वतः दहन के उदाहरण हैं, ऐसा हो जाता है। तो जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं, कैंप फायर मतलब होता है कि जैसे बीच में आप लकड़ी का गट्ठर लेके उसको जला देते हैं और चारों ओर लोग बैठकर पंचायत करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। तो ये कैंप फायर जलता रहता है, उसके चारों ओर बैठकर लोग बातें करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंप फायर। तो जब वो स्थान आप छोड़ देते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, आग को पूरी तरह से बुझाकर वहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ से भी आग पकड़ने का चांस रहता है। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखों जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से क्या होता है, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। जब पटाखे को हम जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें एक प्रकार की अभिक्रिया होती है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होता है, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्फोट। जब ध्वनि के साथ ऊष्मा प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं, विस्फोट। ये आकस्मिक अभिक्रिया होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। अगर पटाखे पर हम दाब डालते हैं तब भी उसमें विस्फोट हो सकता है। आप लहसुन बम सुने होंगे, जब उसमें आप दबाव डालते हैं तो क्या होता है, वो विस्फोट करने लगता है। ज्वाला पॉइंट है अगला, ज्वाला। एलपीजी ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं, एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो आप सभी देखे होंगे और बता भी सकते हैं। कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी 6.2 की शेष वस्तु को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने परीक्षा रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। तो आप देखकर बता सकते हैं, जैसे मोमबत्ती है,
मोमबत्ती ज्वाला देता है। तो मोमबत्ती ज्वाला देता है, मैग्नीशियम भी ज्वाला देता है, कपूर भी देता है। आप देखे होंगे जब पूजा करते हैं मम्मी या पापा, तो जब कपूर जलाते हैं तो वो ज्वाला के साथ जलता है। मिट्टी के तेल वाला स्टोव, वो भी ज्वाला के साथ जलता है। लकड़ी का कोयला, ये ज्वाला के साथ नहीं जलता है। तो आप फिगर में देख रहे हैं मोमबत्ती ज्वाला के साथ जल रही है, और रसोई घर का जो स्टोव है वो भी ज्वालाओं के साथ, नीले ज्वाला के साथ जलता है, और मोमबत्ती पीले ज्वाला के साथ जलती है। और यहाँ लैंप आप देख रहे हैं, मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसन बर्नर की ज्वालाएं भी ज्वाला के साथ ये सब जलती हैं। अब क्रिया एक मोमबत्ती जलाइए। एक कांच की 4-5 सेंटीमीटर पतली नली को फरासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की आकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्दी पिघल जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नली ली गई है, इसके एक सिरों को इसके दीप भाग पर रखते हैं और दूसरे पर माचिस की तीली लगाते हैं, तो कुछ समय बाद यहाँ पर भी ज्वाला जलने लगती है। अब क्या इसमें कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो जब मोमबत्ती जलती है तो क्या वाष्पित होता है? जो मोम होता है वही वाष्पित होता है, और उसी की वजह से ज्वाला का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं, और उन्हीं का दहन होता है। जो वाष्पित होकर ऊपर उठते हैं उन्हीं का दहन होता है, और दहन के साथ वो ज्वाला के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता है। तो इसी वजह से लकड़ी क्या होता है, ज्वाला के साथ नहीं जलता है। लकड़ी का जो कोयला होता है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता है, क्योंकि वो वाष्पित नहीं होता है। तो बाहर निकलने वाला मोम, तो जो हमने कांच की नली लगाई थी, तो नली के बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न करने होने के कारण हो सकता है? बिल्कुल उसी वही वजह है। जब मोमबत्ती का ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए। उसे सनासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा दीजिए। आप क्या देखते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ मोमबत्ती जल रही है, इसके ऊपर कांच की प्लेट रखी है। 10 सेकंड रखने के बाद उसे हटा दीजिए, इस पर काले काले धब्बे लग जाते हैं, तो वो क्या है? वो कार्बन होते हैं। कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन जाता है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। तो दीप्त क्षेत्र में उपस्थित जो बिना जले होते हैं कार्बन के कण होते हैं, वही जम जाते हैं प्लेट पर। जब पूर्ण दहन नहीं होता है तो क्या निकलता है? कार्बन के कण निकलते हैं। जैसे चिमनियों से जो कार्बन के कण निकलते हैं, इसी वजह से होता है कि उनका पूर्ण दहन नहीं होता है, और ये कण जो है वायुमंडल में मिल जाते हैं, जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, जो श्वास के द्वारा हमारे नली से फेफड़ों में चले जाते हैं और दमा जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। एक पतले लंबे एक पतले लंबे तला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में दिखाया है कि इसका जो अदीप्त क्षेत्र होता है ऊपर होता है,
और ये दीप्त क्षेत्र है, जो बीच में होता है वो दीप्त क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर तांबे का तार लेकर थोड़ा सा भाग जलाया जाता है ऊपर रखकर, तो क्या होता है आगे देखेंगे। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रक्त तप्त हो जाता है, इसका कुछ भाग यहाँ पर देख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, हल्का हल्का, बहुत हल्का दिखाई दे रहा है, तो वो रक्त तप्त हो जाता है, जलने लगता है। तो क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के आदीप्त क्षेत्र का ताप जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो ज्वाला का जो अदीप्त क्षेत्र होता है, सबसे ऊपर का जो क्षेत्र होता है ज्वाला का, वो बहुत अधिक गर्म होता है। तो वास्तव में ज्वाला का वह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। इसी वजह से उसके संपर्क में जो तांबे का तार है, तो वो क्या होता है, रक्त तप्त हो जाता है, मतलब रक्त तप्त की तरह जलने लगता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार जो है धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर क्या करता है, फूकता है। जो सबसे बाहरी भाग होता है ज्वाला का, उसी से उस पर फूकता है। आप देख रहे हैं तो जो सबसे बाहरी भाग होता है उसी पर वो फूंक मारता है, और जो उसे कार्य करना होता है उसी ज्वाला से करता है। वे सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? अगर क्या क्या कहलाता है सबको पता होना चाहिए। देख रहे हैं कि इसके ज्वाला का जो बाहरी भाग है, जो नीले कलर का आपका दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर, वो पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है। क्या है? पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, और ये सबसे गर्म भाग भी होता है। तो यही सबसे गर्म भाग भी होता है, ये जो बाहरी होता है। और फिर यहाँ पर आते हैं बीच में, तो ये कम गर्म होता है। और एक और नीचे थोड़ा आते हैं, जो पीला दिखाई दे रहा है, तो आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है, पीला होता है, ये सबसे कम गर्म होता है। फिर और नीचे आते हैं तो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो होता है वो काला होता है। जो आप धागा देख रहे हैं काले रंग का ऊपरी भाग है धागे का, वो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, काला होता है। तो ये क्षेत्र होते हैं, मोमबत्ती जब जलती हुई होती है उसके ज्वाला के ये क्षेत्र होते हैं अलग अलग। तो सबसे बाहरी जो होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है और नीले कलर का होता है। तो इसी का उपयोग जो है सुनार करता है। ईंधन क्या है? याद करिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे आदर्श ईंधन या अच्छा ईंधन, आदर्श ईंधन तो बाद में देखेंगे। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो, सस्ता हो, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार का कोई गैस जो है नहीं छोड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा ईंधन बोल सकते हैं या स्वच्छ ईंधन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वायु को प्रदूषण अगर नहीं कर रहा है तो वो स्वच्छ ईंधन माना जाता है। तो अच्छा ईंधन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? कि सहज तरीके से उपलब्ध हो, सस्ता हो, और सुगमता पूर्वक जलता हो, और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, तो वो क्या है? अच्छा ईंधन कहलाता है।
संभवतः ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे हम कह सकें कि वो आदर्श ईंधन है। तो कोई भी आदर्श ईंधन नहीं होता है। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो कि विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन को जलाने के लिए जो उसकी विशेषताएं हैं, अधिकतम जो विशेषताएं होती हैं, जो पर्यावरण के लिए प्रदूषित ना करे पर्यावरण को, तो वो अधिकतम आवश्यकताएं पूरी करता हो, तो उसी का उपयोग हमें करना चाहिए। इस प्रकार के ईंधन का उपयोग हमें करना चाहिए। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी आप सूची बनाइए। ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन का अलग अलग वर्गीकरण आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ईंधन दक्षता। क्या है ईंधन दक्षता? यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? ये स्वच्छ ईंधन है। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? नहीं। अब ऊष्मीय मान क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है, उसका क्या कहलाती है? ऊष्मीय मान कहलाती है। जब हम किसी ईंधन के 1 किलोग्राम को जलाते हैं और पूर्ण दहन से जो ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसकी परिभाषा है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम में मात्रक के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। हम ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम को जलाने पर जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है, उसी को ऊष्मीय मान कहते हैं। तो कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ पर पहले देखते हैं कि ठोस ईंधन में क्या क्या आएंगे? कोयला आएगा, लकड़ी, चारकोल। और द्रव ईंधन में मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस, सीएनजी, हाइड्रोजन भी गैस ईंधन के रूप में उपयोग होता है, एलपीजी। तो ये सभी गैसीय ईंधन है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है? ऊष्मीय मान दिया है ईंधनों के, अलग अलग ईंधनों के। गोबर के उपले, इसका ऊष्मीय मान के 8000 किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। लकड़ी का क्या होता है? 17,000 से 22,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। कोयले का 25,000 से 33,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। फिर है तुम्हारा पेट्रोल का होता है 45,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम के पेट्रोल के जलने से 45,000 किलोजूल उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मिट्टी का तेल 45,000, डीजल 45,000। तो ये तीनों का आप याद रखिए, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, तीनों 45,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम उसमें मान इसका होता है। फिर आता है मेथेन और सीएनजी, इन दोनों का 50,000 होता है। एलपीजी का 55,000 होता है। सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर कितना उसमें ऊर्जा प्राप्त होगी? 1,50,000 किलो जूल। तो सबसे उत्तम ईंधन है हाइड्रोजन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उसमें ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद है आपका एलपीजी, उसके बाद है सीएनजी, मेथेन, ये सब। तो आप देखकर जो है बता सकते हैं। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? ईंधन के दहन से बहुत सारे हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। जैसे लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सभी कार्बनिक ईंधन है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब। ये जब जलते हैं तो बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। जब इनका पूर्ण दहन नहीं होता है तो ये
कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसी श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल में चले जाते हैं और श्वास के रूप में हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं ये कार्बन कण, जिससे दमा श्वास रोग उत्पन्न होता है। तो ये हानिकारक होते हैं जलने से। सर्दियों में लकड़ी का उपयोग घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयला और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। तो लकड़ी जो होती है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, और श्वसन कष्ट उत्पन्न होता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके थे। दूसरा हानिकारक परिणाम क्या है? इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बोलते हैं इसको, गैस देता है। क्या देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है, मतलब नहीं जल पाते हैं तो उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और ये अत्यंत विषैली गैस होती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये सांस लेने से ये हमारे अंदर जाते हैं और ब्लड के साथ मिल जाते हैं और उसके प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं, जिससे क्या होता है? दम घुटने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलती या सुलगती कोयले की आग जल रही होती है। तीसरा है अधिकांश अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, का कारण बनती है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जब वायुमंडल में अधिक मात्रा में हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाती है, जिसको विश्व उष्णन बोलते हैं। और इससे होता क्या है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ का क्षेत्र जो है बर्फ से ढका होता है, तो विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, ये बर्फ जो होते हैं वो धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और पिघल कर कहाँ आते हैं? जो निचले क्षेत्र होते हैं, निचले इलाके होते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे ये बर्फ पिघल कर जल के रूप में नीचे आते हैं और जो निचला तटीय क्षेत्र होता है वो जल से धीरे धीरे भर जाता है और वो जलमग्न हो जाता है। तो यह स्थिति जो है कभी भी आ सकती है, क्योंकि आजकल जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी के वातावरण का तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगती है। हिमनद का मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहीं पर ये सब पाए जाते हैं। तो हिमनद वहाँ का क्या होता है? पिघलने लगता है, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है। तो जो नीचे समुद्र होते हैं उसमें उसका जल स्तर क्या होता है? बढ़ने लगता है और समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र, वो बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। और ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले जो तटीय क्षेत्र होते हैं अस्थायी रूप से जलमग्न भी हो जाएं। तो जलमग्न भी हो सकते हैं अगर यही स्थिति रहा तो। कोयले और डीजल के दहन से क्या होता है? कौन सी गैस निकलती है कोयले और डीजल के दहन से? सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिए, कोयले और डीजल के दहन से कौन सा गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। यह अत्यंत दम घोटू यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। क्या है? दम घोटू और संक्षारक गैस। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। पेट्रोल क्या करते हैं?
पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कोयला और डीजल से सल्फर डाइऑक्साइड और पेट्रोल से नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यही जो होते हैं निकलते हैं पेट्रोल इंजन से और डीजल इंजन से। तो ये जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं ये वर्षा जल में घुल जाते हैं। क्या कह सकते हैं कि बादल के रूप में ऊपर चले जाते हैं और जब वर्षा होती है तो ये वर्षा के रूप में जब नीचे आते हैं तो उसको अम्लीय वर्षा हम बोलते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। तो यही अम्ल वर्षा कहलाते हैं। अम्ल वर्षा में न सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और यही जब फसलों और भवनों और मृदा के ऊपर गिरते हैं तो ये बहुत हानिकारक होते हैं उसके लिए। भवन का जो रंग होता है वो चेंज होता है इस अम्ल वर्षा की वजह से। जैसे आप सुने होंगे कि आगरा का जो ताजमहल है उसका रंग थोड़ा पीलापन आ गया उस पर। वो पहले सफ़ेद संगमरमर का जो बना हुआ आगरा का ताजमहल था, अब उसके रंग में थोड़ा परिवर्तन आ गया है। लेकिन उसके आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र थे इसी वजह से बंद करा दिए गए हैं। तो वहाँ पर कोई भी औद्योगिक क्षेत्र उसके आसपास ताजमहल के आसपास नहीं चलता है, उसको बंद करवा दिया गया है क्योंकि वो हानि पहुँचाते थे उस सफ़ेद मार्बल्स को जो बने थे। मोटर वाहनों से ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही हैं क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन बहुत कम मात्रा में करते हैं। इसीलिए हम सीएनजी का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं मोटर वाहनों में और ये ज़्यादातर दिल्ली, मुंबई इन सब जगहों पर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से सीएनजी का उपयोग ईंधन के रूप में मोटर वाहनों में किया जा रहा है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी क्या है? बहुत अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है सीएनजी, इसीलिए इसका उपयोग मोटर वाहनों में किया जा रहा है। तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर में देखते हैं। जो पदार्थ वायु में जलते हैं उनको क्या कहते हैं? दाहे कहते हैं। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है। जब दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है तो वही उसका न्यूनतम ताप होता है, जिस ताप पर आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम ही होता है। तो जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं आग, इसलिए उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रित किया जा सकता है। तो आग पर नियंत्रण पाना है तो वायु को अवरुद्ध कर दीजिए तो आग बुझ जाएगी। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर लकड़ी कागज जैसे चीज़ अगर जल रहे हो तो उसमें हमें जल का उपयोग करके आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन विद्युत उपकरण अगर जल रहा है तो हमें क्या करना है? जल से नहीं, उस पर जल नहीं डालना है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। हम CO2 का उपयोग कर सकते हैं, CO2 गैस का उपयोग कर सकते हैं अगर विद्युत उपकरणों में आग लगी हो उसको बुझाने के लिए, क्योंकि ये विद्युत उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं। तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट होता है। तीव्र दहन जो स्टोव जलते हैं वो तीव्र दहन होता है। स्वतः दहन ये अगर वायु में हम रख देते हैं तो वो कमरे के ताप पर ही स्वतः जलने लगते हैं, जैसे फास्फोरस होता है। और विस्फोट जो पटाखे होते हैं वो बहुत तेज़ी से अपक्रिया करके विस्फोट उत्पन्न करते हैं। तो ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं: अदीप क्षेत्र, दीप क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों। ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। ईंधनों का जो मूल्य होता है और दक्षता होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम है। मतलब 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर जितना किलोजूल उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। वायु में बिना जले कार्बन कण
खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगर अपूर्ण दहन हो रहा है ईंधन का तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होती है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा। वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण माना जाता है। कोयला, पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो इतना हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो इसी तरह हम आगे वीडियो लाते रहेंगे जब तक कक्षा 8 साइंस का जो सिलेबस है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम एक एक ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।